श्री अभिमन्यु सिंह, जिला प्रभारी श्री मीना चौबे, दर्शना सिंह, श्री सतीश जी पांडे, श्री रामचंद्र जी चौहान, श्री रमाशंकर खरवार, श्री अनिल सिंह जी, श्री राणा प्रकाश, श्री छत्रप्रकाश गुप्ता और श्री प्रमोद शंकर सिंह, श्री सुरेंद्र सिंह, श्री राजकिशोर सिंह, श्री शमशेर सिंह, श्री जयपाल सिंह और कौन है, श्री प्रमोद सिंह, प्रबंधक संजय सिंह, प्रधान विवेक सिंह जी और हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ जी पांडे और हमारे जो यहाँ के भी विधायक रहे हैं, इस समय सहजराजा से भी विधायक फिर से बनने जा रहे हैं, श्री सुशील सिंह और यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। सबसे पहले तो इसमें जो आयु में मुझसे बड़े होंगे उनके सामने मैं शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम करता हूं और जो हम समकक्ष हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं और जो आयु में मुझसे छोटे हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि यह तो हमारी धरती है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस धरती के साथ एक भावनात्मक लगाव है और प्रायः हर चुनाव में लोग खींचकर मुझे यहां लाते हैं। और बहनों भाइयों, जब मुझसे आग्रह किया जाता है कि नहीं वहां पर चलना है, तो मैं सोचता हूं कि सारे देश भर में जाता हूं सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने, तो अपने गृह जनपद में सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने में क्यों नहीं जाऊं। और जब मैं यहां आता हूं सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है, बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार जो आप मतदान करने जा रहे हैं, ये कोई साधारण मतदान नहीं है। आप एक नए इतिहास की रचना करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले 30-40 वर्षों का राजनीतिक इतिहास उत्तर प्रदेश का उठाकर देखिए, लगातार 2 बार किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं बनी है। लेकिन जो अब तक 6 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, उससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि लगातार दूसरी बार विगत 40 वर्षों में किसी राजनीतिक पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग इस बार मतदान के माध्यम से एक नए इतिहास की रचना करने जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नए भारत के निर्माण में इस बार उत्तर प्रदेश एक नई भूमिका का और ऐतिहासिक भूमिका का निर्वाह करने जा रहा है। क्योंकि जिस समय शिवराज सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने भी बदलाया अर्थव्यवस्था का आकार। आप ये कहेंगे अर्थव्यवस्था का आकार होता क्या है? अब उसको बहुत सरल भाषा में मुझे समझाना हो तो मैं ये कह सकता हूं कि जो धन दौलत संपत्ति है पूरे उत्तर प्रदेश की, सामान्यतः उसका आकलन किया जाता है जीडीपी वगैरह सब सारी चीजों को मिलाकर। करिश्माई काम हुआ है। आज के 5 साल पहले 11 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी हमारे इस उत्तर प्रदेश की, यानी धन दौलत जो हमारे उत्तर प्रदेश में था 11 लाख करोड़ रुपया आंका गया। उसको मैं मोटी भाषा में अर्थव्यवस्था का आकार कह रहा हूं। आपको खुशी होगी कि 5 वर्षों के अंदर वह करिश्माई काम कर दिया है हमारे मुख्यमंत्री ने कि 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग ये कहते हैं कि कोई विकास का काम हुआ नहीं। आप लोग प्रत्यक्ष इस बात के साक्षी। 2 साल का कोरोना का संकट, लॉकडाउन, कामकाज ठप, इस संकट के बावजूद जितनी तेजी के साथ विकास हुआ है इस उत्तर प्रदेश का, बहनों भाइयों, हमारे विरोधी भले ही उसकी प्रशंसा न करें, लेकिन हिंदुस्तान के दूसरे राज्यों के रहने वाले लोग आज उत्तर प्रदेश की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या हो गया है इन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस के लोगों को? यह समझते हैं कि राजनीति झूठ बोलकर, लोगों के आंखों में धूल झोंककर केवल की जा सकती है।
मैं उन्हें साफ करना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है। राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए की जाती है, राजनीति देश बनाने के लिए की जाती है। जो मन में आता है वह बयान जारी करते रहते हैं, कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। सच्चा समाजवादी वही है जो आम जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाए, वही समाजवादी है। और इस पैमाने पर यदि आप माप कर आप देखेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेंगे, सचमुच समाजवाद की परिभाषा के अनुरूप काम करने वाली यदि कोई राजनीतिक पार्टी देश में है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। भय की बात मैं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार रही है। क्या गुंडे, बदमाश और इस प्रकार के अराजक जो तत्व रहे उनके हौसले पस्त नहीं हुए? लोगों की हिम्मत पस्त नहीं हुई? पहले यही समाजवादी पार्टी के शासनकाल में यही ट्रांसफर और पोस्टिंग जिसकी चाहते थे, बड़े बड़े बदमाश उसकी करा देते थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज ये कोई नहीं दावा कर सकता सीने का बटन खोल के मैं जिसका चाहूंगा उसका ट्रांसफर करा दूंगा, जिसकी चाहूंगा मैं उसकी पोस्टिंग करा दूंगा। यह उद्योग उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ठप हो गया। और हम राज्य का विकास करना चाहते हैं तो विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था का होना। जब तक कानून और व्यवस्था के हालात ठीक नहीं हैं, तब तक उस राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता। और इस मोर्चे पर योगी जी की सरकार ने बहुत ही शानदार कामयाबी हासिल की है। सभी सच्चाई को स्वीकार करते हैं। भूख से निजात दिलाने का जो प्रश्न था, कोरोना का संकट था, कोरोना के संकट के दौरान भी शिवराज जी चर्चा कर रहे थे, जो वैक्सीन, टीका जो आपको लगा है भारत में नहीं बनता था। और आज कुछ ही महीनों के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए भारत में कि टीका भारत की धरती पर बनने लगा, भारतवासियों के हाथों से बनने लगा, भारतवासियों को लगने लगा और दुनिया के दूसरे देशों को भेजा भी जाने लगा, एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इस हालत में भारत पहुंच गया। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। अब 2 साल तक कामकाज ठप हो, लोग घरों में बैठे हैं, उनके लिए भोजन मुहैया कराना, राशन 2-2 बार महीने में मुहैया कराना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं न हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने किया है, न दुनिया के इतिहास में किसी सरकार ने कभी किया है बहनों भाइयों, जो हमारी सरकार ने यहां किया है। और हम ये बात भी हम अच्छी तरह जानते थे, जितना 2 बार राशन मिलेला कुल थोड़ो खा जाते हो, उनमें से जरूर तो उन्होंने हर बार बेच देते हो, पक्का। सही बात हो कि नहीं? बिका जा रहा मैं बहनों भाइयों, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं सारी योजनाओं की बहुत विस्तार में जाकर यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि कई योजनाओं के बारे में स्वयं शिवराज सिंह जी ने आपके सामने चर्चा भी की है। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहनों भाइयों, भारत की इज्जत, भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो दुनिया हमारी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेती। आज यदि भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। आप लोग बैठ जाओ, सुमन जी, सुशील जी ना बैठ जाए, काहे खड़े। दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत अब बोल क्या रहा है। यह हैसियत हो गई है भारत की। और बहनों भाइयों, सारी दुनिया में यह धारणा बन गई है कि भारत अब ये कमजोर भारत नहीं है, भारत अब ये ताकतवर भारत बन गया। दुनिया ने मान लिया। यूक्रेन और रूस के बीच का जो इस समय का संकट पैदा हुआ है, उसमें भी आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। अब देश का मस्तक यदि ऊंचा होता है तो स्वाभाविक रूप से गौरव की अनुभूति होती है, हर भारतवासी का सम्मान बढ़ जाता है।
दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो भारतवासी हैं उनसे पूछिए कि पहले भारत के बारे में कैसी धारणा थी और इस समय भारत के बारे में सारी दुनिया में कैसी धारणा बनी हुई है। और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते भी मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, इसी मिट्टी का सपूत होने के कारण यकीन दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे जितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, हम भारत माता के मस्तक को किसी भी सूरत में झुकने नहीं देंगे। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं। मुझे तकलीफ हुई जबकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी संसद में खड़े होकर एक दिन उन्होंने बोल दिया, कहा कि लद्दाख में गलवान घाटी में जो भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच संघर्ष हुआ था, उसमें चीन के केवल 3-4 सेना के जवान मारे गए और भारत के बड़ी संख्या में सेना के जवान मारे गए। यह बोलते समय उन्होंने कुछ आगे पीछे कुछ नहीं देखा। बहनों भाइयों, संसद में भी कोई बात किसी को बोलनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर बोलनी चाहिए। रक्षा मंत्री होने के बावजूद मैंने कहीं पर गलवान घाटी में क्या हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं है और यह नाप शनाप किसी प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन विधाता के दरबार में भी देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। उसके एक दिन आगे भी ऑस्ट्रेलिया के माने जाने संवाददाता ने ऑस्ट्रेलिया के अखबार जिसका नाम क्लेक्सान है उसमें लिख दिया कि पूरी खोजबीन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था उसमें चीन के 38 से लेकर 50 सेना के जवान मारे गए। या ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने लिख दिया। बहनों, हमसे लोग पूछते हैं कितने लोग मारे गए। मैंने कहा इस चीज को मैं नहीं बतला सकता। इसलिए नहीं बतलाया जा सकता क्योंकि उसके कूटनीतिक भी कई कारण होते हैं। किस तरीके से दुनिया में लिया जाएगा, कौन किस रूप में लेगा, इन सब सारी चीजों का विचार करना पड़ता है। न प्रधानमंत्री ने बोला और न मैंने बोला, और ये बिल्कुल गलत बात संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं। और यहां तक कह दिया जब से मोदी जी आए हैं चीन और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ गई है। बहनों भाइयों, मैं इसे बतलाना चाहता हूं, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती मोदी जी के आने पर नहीं बढ़ी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पाकिस्तान ने सक्सगाम घाटी, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, सक्सगाम घाटी जिस पर भी पाकिस्तान का अवैध कब्जा था वह पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया था। उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम हाईवे जो बना है वह चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के कारण बना। उसमें श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चीन पाकिस्तान ने मिलकर एक आर्थिक कॉरिडोर, गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर उसे बोलते हैं, वह बनाने का काम जब शुरू किया तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री, मोदी जी नहीं थे। राजनीति करनी है तो देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति करने की कोशिश मत करो। हिम्मत है तो जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करो। तमाशा करते हैं। बहनों भाइयों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो, देवगौड़ा जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, मैं किसी प्रधानमंत्री की कभी आलोचना नहीं करता। और यहां भी आलोचना करने का मेरा मकसद नहीं है। मैं तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है। वह व्यक्ति नहीं होते, वह संस्था होते हैं। लोकतंत्र का स्वास्थ्य ठीक बना रहे इसके लिए आवश्यक है इन संस्थाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, इन संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।